ठीक है। इसमें हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, यानी 7 सेकेंड, 7 मिनट की वीडियो है, जिसको हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं और अभी तक हम अपने प्रैक्टिस में क्या चीजें करते आ रहे हैं, क्या चीजें हमें वास्तव में नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। तो प्लीज हम लोग सभी लोग फोकस होकर इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। मैम, आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, यू आर ओके, ऑडिबल मैम। थैंक यू मैम। पैदा होने के पहले कुछ घंटों में अधिकतर स्वस्थ नवजात शिशु माँ के स्तन की ओर सहजता से खिसक कर पहुंच जाते हैं और स्वयं ही दूध पीने लगते हैं। जन्म के तुरंत बाद का ये स्तनपान शिशु को स्वस्थ शुरुआत देता है। शिशु को सीधे माँ की खुली छाती पर रखकर स्पर्श कराने से शिशु का शारीरिक तापमान संतुलित रहता है और उसकी स्तनपान की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। शिशु को पियोसा यानी माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध मिल पाता है, जो कि शिशु के लिए अत्यंत रक्षात्मक और पौष्टिक होता है। शिशु के स्तनपान से माँ की बच्चेदानी को सिकुड़ने और कनहर को निकालने में मदद मिलेगी। जल्दी स्तनपान कराना आपको शिशु के साथ संबंध जोड़ने में भी महत्वपूर्ण होता है। यह वीडियो प्रारंभिक स्तनपान की प्राकृतिक प्रक्रिया को 3 शिशुओं की इस क्रिया के द्वारा दर्शाएगा। जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ के खुले पेट पर रख दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मी शिशु को एक साफ कपड़े से सुखाते हुए देखती हैं कि वह स्वस्थ है। वह शिशु की त्वचा पर पड़ी रक्षात्मक सफेद परत को रहने देती है। इसके बाद वह शिशु के ऊपर एक साफ कपड़ा डाल देती है। अपने सूंघने की क्षमता से शिशु अपनी माँ के स्तन को ढूंढ लेता है। उसके हाथों पर गर्भ के पानी की महक होती है, जो कि माँ के स्तन की महक जैसी होती है और इससे उसे माँ के स्तन को ढूंढने में मदद मिलती है। इसलिए आपको शिशु के हाथों को सुखाना नहीं चाहिए और साथ ही यह सलाह दी जाती है कि शिशु के स्तनपान करने से पहले आप अपने स्तनों को धोएं नहीं। जन्म के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए या पहले स्तनपान तक शिशु को माँ के पेट पर शांत छोड़ दिया जाता है। माँ का शरीर शिशु को एकदम सही तापमान पर रखता है। अधिकतर शिशु शुरुआत के कुछ घंटों में शांत लेकिन सजग रहते हैं। देखिए किस तरह से वह अपनी आंखें खोलती है, अपने परिवेश को महसूस करती और सूंघती है। फिर वह अपने पैरों, हाथों और शरीर को चलाना शुरू करती है और धीरे धीरे वह माँ के स्तन की ओर बढ़ती है। जन्म के पहले घंटे भर में हो सकता है कि शिशु गतिविधियों की अवधि के बीच में आराम भी करे। उसके भूखे होने के संकेत देखिए। उसका मुंह बड़ा खोलता है और वह अपना हाथ अपने मुंह के पास लाती है। जन्म से ही अच्छी तरह से विकसित अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए शिशु अपनी माँ के स्तन की तरफ बढ़ती है, जिन पर वही गंध है जो शिशु के हाथों पर है। वह खुद ही माँ के स्तन को ढूंढकर पकड़ने की कोशिश करती है और फिर स्तनपान करने लगती है। शिशु को खुद ही माँ के स्तन तक पहुंचने देना ही सर्वोत्तम है। कोशिश कीजिए कि आप शिशु के स्तन तक आने में मदद ना करें, ना ही उसके सर को दबाएं। ऐसा करने से शिशु भ्रमित हो सकता है और स्तन तक पहुंचने की प्राकृतिक प्रक्रिया में वह धीमा हो सकता है।
यदि उसने स्तनपान कर भी लिया हो, तो शिशु को मां के सीने पर कम से कम 1 घंटे तक रखना चाहिए। शिशु को इस संसार में लाने से पहले यह मां कुछ पल आराम करती है। शिशु को सीधे उसके निर्वस्त्र पेट पर रखकर एक साफ कपड़े से सुखाया जाता है। वह तुरंत ही खिसकना और रोना शुरू करती है। उसके हाथों को सुखाया नहीं जाता है, उन पर गर्भ का पानी लगे रहने दिया जाता है ताकि वह अपनी मां का स्तन ढूंढ सके। शिशु को साफ और सूखे कपड़े से ढक देते हैं। मां और शिशु को शांत वातावरण में एक दूसरे के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। जन्म से ही ये शिशु सजग और सक्रिय है। वह इधर-उधर देखती है और अपने नए परिवेश को महसूस करती है, सूंघती है। उसके भूखे होने के संकेतों को देखिए। उसकी लार निकलने लगती है, मुंह से अपने हाथ को समझती है और अपना अंगूठा चूसती है। अपनी भली भांति विकसित सूंघने की शक्ति के सहारे वह अपनी मां के स्तन की तरफ बढ़ने लगती है। अब बच्ची अपने अंगूठे से स्तन को टटोलती है। अपनी सीमित दृष्टि से भी बच्ची अपनी मां की तरफ देखती है और फिर स्तन को लेकर दूध पीने लगती है। वह तब तक दूध पीती है जब तक कि उसका पेट भर नहीं जाता है। फिर मां और शिशु आराम की नींद सो जाते हैं। जन्म के बाद तुरंत इस नवजात को सीधे मां के पेट पर रख दिया गया है। हाथों को छोड़कर यह अच्छे से सूख गया है और सूखे साफ कपड़े से ढक दिया गया है। जबकि नवजात में आगे खिसकना प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस शिशु को ऐसे रख दिया गया है ताकि उसका मुंह मां के स्तन के नीचे रहे। यद्यपि इसकी मां ने इसे केएमसी पोजीशन में अपने शरीर से लगा रखा था, लेकिन नींद में होने की वजह से इस शिशु को स्तनपान की जरूरत महसूस करने में थोड़ा कुछ अधिक समय लगा। यह कोई असामान्य बात नहीं है। अब ये शिशु पुनः चैतन्य हो गया है। उसने अपने परिवेश को छूना, पहचानना शुरू कर दिया है। अपने पैर, हाथ और शरीर को खिसकाकर वह धीरे-धीरे अपनी मां के स्तन की तरफ खिसकने लगा है। वह अपने सर को हिलाता है और अपनी मुंह से स्तन को ढूंढता है और उसे पाकर स्तनपान करना शुरू कर देता है। प्रसव सहायकों, बर्थ अटेंडेंट्स को चाहिए कि शिशुओं की सामान्य देखभाल शुरू करने से पहले इस बात का इंतजार करें कि उन्होंने स्तनपान कर लिया हो और कम से कम 1 घंटे तक मां की त्वचा के स्पर्श में रह चुके हैं। आपके शिशु की प्रारंभिक देखभाल जैसे विटामिन के और आंखों की सुरक्षा आपके सीने पर रखते हुए ही दी जा सकती है। शिशु को स्नान जन्म के तुरंत बाद नहीं कराएं। अगर आपको प्रसव क्षेत्र से प्रसव के बाद वाले कमरे में जाना पड़ता है, तो जैसे ही अवसर मिले शिशु को अपनी छाती पर केएमसी पोजीशन में रख लें। इससे आपके शिशु को फायदा ही होगा। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप शिशु को स्तनपान भी कराएं। यह स्तनपान के लिए अच्छी शुरुआत होगी। ये बीमारियों से उसकी रक्षा करेगा और आपके दूध की आपूर्ति को बढ़ाएगा।
अपने दूध के सिवाय शिशु को पानी, मीठा पानी, चाय या फॉर्मूला दूध हरगिज ना पिलाएं। शुरू के 6 महीने स्तनपान कराना आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जन्म के तुरंत बाद अपने नवजात को सीधे अपनी त्वचा पर रखवाएं। स्तन ढूंढने में अपने शिशु की मदद के लिए न अपना स्तन धोएं और न ही किसी को अपने शिशु के हाथ धोने दें। शुरू के 6 महीने केवल अपना दूध पिलाकर अपने शिशु की रक्षा करें। जैसे कि अभी हम लोग इस वीडियो में देखें कि जैसे ही नवजात शिशु जन्म लेता है उसको निर्वस्त्र माँ के पेट पर छोड़ दिया जाता है। बच्चा धीरे धीरे, यानी तीर्थ यात्रा जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं उसको मेडिकल टर्म में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो उसको हम बोलते हैं बेबी क्रॉल, यानी शिशु की पहली तीर्थ यात्रा। यानी बच्चा धीरे धीरे क्रॉल करते हुए माँ के स्तन तक खुद पहुंच जाता है और आसानी से स्तनपान करना शुरू कर देता है। ठीक, हम कहते हैं कि अगर बच्चे को केएमसी मिल रही है तो उसका न्यूरो डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। कैसे? न्यूरो डेवलपमेंट की बात करें तो जिसे हम कहते हैं देखना, सूंघना, टच करना, स्पर्श, यानी माँ की धड़कन को पहचानना। आप ये देखिए कि सारी प्रक्रियाएं आपका नवजात शिशु कहाँ से शुरू कर दे रहा है? लेबर रूम से। ठीक है। अब इसमें आया कि क्रॉल क्या हर एक बच्चे को कराना जरूरी होता है? तो हमें ये ध्यान देना है कि जन्म के टाइम जो बच्चा रोया, यानी जिसने अपना गोल्डन मिनट कंप्लीट किया, हम उस बच्चे को क्रॉल कराएंगे, यानी शिशु की पहली तीर्थ यात्रा कराएंगे। अगर बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया वाला है, मिकोनिया में स्प्रेड कर लिया है, बच्चा नहीं रोया है, तो हम उस बच्चे को क्रॉल नहीं कराएंगे। पहला हम उसको जो फर्स्ट एड होगा वो करेंगे। बच्चा अगर ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तब हम उस बच्चे को तुरंत त्वचा से त्वचा संपर्क कराएंगे। फिर हमें इसमें क्या देखना है जन्म के तुरंत बाद, कि बच्चे को इतने जो हाथ होते हैं हमें उसको नहीं पोंछना होता है। क्यों नहीं पोंछना होता है? कि जब बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, यानी गर्भ में रहता है, तो जो एमनॉटिक फ्लूइड होती है उससे वो फैमिलियर होता है। बच्चा उसमें पलता है, बढ़ता है, तो उस गंध से भली भांति परिचित होता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, बच्चे को माँ के पेट पर रखा जाता है। जब बच्चा क्रॉल शुरू करता है तो क्या करता है? थंब सकिंग शुरू करता है, यानी पूरा अपना हाथ मुंह में ले जाता है। तो उसको वही स्मेल मिलती है जो उसके माँ के गर्भ में मिल रही थी। तो उसी के द्वारा बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है। फिर हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि माँ के स्तन को हमें साफ नहीं करना होता है। क्यों नहीं साफ करना होता है? कि माँ के ब्रस्ट में भी सेम स्मेल मिलती है एमनोटिक फ्लूइड की, जिससे एक गुड अटैचमेंट का शुरुआत होता है लेबर रूम से। अभी क्या हम लोग प्रैक्टिस में देखते आते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चों को सुखा दिया जाता है, पूरा हाथ पोंछ दिया जाता है और ब्रश को गर्म पानी से, ठंडे पानी से पूरा पोंछ के क्लीन कर दिया जाता है। और जन्म के तुरंत बाद ये कहने की एक बात होती है कि नहीं, हम आधा घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर बच्ची को फीड करा देते हैं। पर अक्सर डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा फैमिली मेंबर के हाथ में होता है, गोद में होता है, या बच्चा वार्मर पर होता है, वो त्वचा से त्वचा संपर्क में नहीं होता है। जितना ही बच्चा माँ से अटैच होगा, केएमसी में होगा, उतना ही भरपूर मात्रा में बच्चे को पीने भर का दूध होगा। अब ये सवाल आएगा कि कैसे? जैसे जब माँ बच्चे को देखती है ना तो खुश होती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि मदर बहुत ही स्ट्रेस में होती है, बहुत तनाव में रहती है, उसको पेन रहता है। और जैसे ही बच्चा हो जाता है, बच्चे को माँ के निर्वस्त्र पेट पे जब रखा जाता है, माँ बच्चे को देखती है तो खुश होती है। जब खुश होती है तो उसका जो स्ट्रेस यानी तनाव होता है वो कम होता है। फिर माँ खुश होती है तो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है। हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन हाई हो जाती है। जब हाई होता है तो बच्चे को भरपूर मात्रा में लेबर रूम से ही
पीने भर का दूध बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि अब बच्चे को इससे क्या फायदा हुआ, यानी माँ बच्चे का एक परस्पर लगाव होता है। यानी केएमसी के बारे में समझने की कोशिश करें तो यानी केएमसी, केवल माँ चाहिए उस बच्चे को, यानी दिल से दिल का जुड़ाव है केएमसी। यानी पुनः वही गर्भ की सुरक्षा हम बच्चे को महसूस कराते हैं जो बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहा। उसको अपनी हक के चीजों के लिए कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी प्लेसेंटा के द्वारा, नाल के द्वारा बच्चे को जीवन जीने के लिए सब कुछ मिल रहा था। ऑक्सीजन मिल रहा था, उसको पोषण मिल रहा था, गर्माहट मिल रहा था, सुकून मिल रहा था, बच्चा संक्रमण से बच रहा था। और जैसे ही इस दुनिया में बच्चा जन्म लेता है, उन सारी चीजों के लिए उससे खुद प्रयास यानी रो के मांगना पड़ता है। पर जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है, बच्चे को माँ के निर्वस्त्र पेट पर हम रखते हैं, बच्चा क्रॉल करता है, उसका न्यूरो डेवलपमेंट शुरू होता है, माँ का स्ट्रेस कम होता है, और धीरे धीरे बच्चा क्रॉल करते हुए खुद स्तनपान ग्रहण कर लेता है। फिर इसमें क्या बताया गया था इस वीडियो में, जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि माँ के दूध के अलावा हमें 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी ऊपर से नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं, सभी मेडिकल से है। क्यों नहीं देना चाहिए कि जो बच्चे के इंटेस्टाइन यानी आंत होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है कि जो बाहर का कुछ भी डाइजेस्ट कर पाए। माँ के दूध में सारे प्रोटीन्स होते हैं जो बच्चे को डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, वो जल्दी से जल्दी माँ का दूध डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब बाहर का दूध, चाय पानी, घुट्टी शहद देते हैं तो उससे बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग होती है, फिर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस क्रॉल वाली वीडियो में यही ध्यान देनी है कि जो बच्चा स्टेबल होगा उस बच्चे को हम सभी बच्चे को क्रॉल कराएंगे। बच्चे के हाथ को नहीं पोंछना है, मदर के ब्रश को क्लीन नहीं करना है। फिर क्या ध्यान देना है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक लेबर रूम में त्वचा से त्वचा संपर्क हमें करा के रखना है, ताकि बच्चे को वही पुनः गर्भ की सुरक्षा यानी गर्माहट महसूस हो पाए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड में कि इसमें क्या दिया हुआ। अगर इसमें किसी के क्वेश्चंस नहीं है या कोई डाउट नहीं है क्रॉल की वीडियो में तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आया इसमें कि अबाउट केएमसी, हम इसमें क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केएमसी ना मिलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जो पहला है कि बच्चे की जान जा सकती है अगर केएमसी नहीं मिल रही है सही टाइम से। तो फिर बच्चा संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है, बच्चा उचित मात्रा में स्तनपान करने में असमर्थ हो सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, मानसिक शारीरिक विकास उसका अच्छा नहीं होगा, जो उसकी मौलिक जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने में बच्चा अक्षम हो सकता है। बच्चे को माँ के अलावा परिवार के सदस्य के साथ अगर केएमसी नहीं दी जा रही है तो उसका एक लगाव देखने को मिला है कि कम होता है, शिशु शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो क्या लगता है हम सभी को कि हर एक बच्चे को केएमसी मिलनी चाहिए? अगर केएमसी मिलती है तो उस बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जैसे हमने इसमें देखा कि केएमसी के लाभ क्या क्या है, तो जो पहला है कि शिशु की जान बचती है। जान कैसे बचती है, जब बच्चा त्वचा से त्वचा संपर्क में होता है माँ के शीश पे, तो क्या होता है, बच्चा ठंडा होने से बचता है। ठीक है, बच्चा संक्रमण से बचता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो बच्चे की डेथ का कारण क्या है, तो वो है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का हम बच्चे को कैसे प्रिवेंट करें, सबसे नेचुरल विधि जो हमारी है वो केएमसी है। तो पहला है कि जब हम बच्चे को केएमसी करा रहे हैं यानी त्वचा से त्वचा संपर्क कराते हैं तो बच्चे की जान बचती है, बच्चा संक्रमण से बचता है, शिशु को माँ से भरपूर मात्रा में दूध मिलता है तो शिशु का वजन तेजी से बढ़ता है।
फिर क्या होता है केएमसी मिलने से? शिशु का जो मानसिक और भावनात्मक विकास होता है बहुत अच्छा होता है। फिर अब इसमें आया कि क्या केएमसी से सिर्फ बच्चे को ही फायदा है? नहीं, माँ को भी फायदा है। क्या क्या फायदा है? हम वीडियो में भी देखे हैं कि यानी जब बच्चा क्रॉल करता है तो क्या होता है, यूट्रस का मसाज हो रहा है। जब यूट्रस का मसाज हो रहा है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यूट्रस तो पीपीएच की संभावना कम हो जाएगी। फिर माँ बच्चे को देख रही है तो उसका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, प्रोलैक्टिन हाई हो रहा है। और बच्चा जब दूध पीना शुरू करता है तो क्या हो रहा है, उसमें भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें जब बच्चे को देख रही है माँ तो उसका तनाव कम हो रहा है। फिर क्या है, शिशु और माँ केएमसी दाता के प्रति जुड़ाव, यानी माँ के अलावा घर का कोई भी सदस्य अगर बच्चे को केएमसी दे रहा है तो हम ये देखते हैं कि उस बच्चे में उसके साथ एक अलग सा जुड़ाव यानी अटैचमेंट देखने को मिलता है जो बच्चे को केएमसी देता है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने 3 स्लाइड में देखा केएमसी 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 के इम्पोर्टेंस, तो क्या लगता है कि हर एक बच्चे को केएमसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कोई भी एक लोग बताइए कि क्या लगता है, केएमसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हमें इस स्लाइड उस पे दिख रही हैं कंचन जी, सोनाली गुप्ता जी, श्रद्धा मिश्रा जी। आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो हाँ या ना में जरूर रिस्पॉन्स करिए कि अभी तक हम लोगों ने 3 स्लाइड देखा, इन 3 स्लाइड में केएमसी की शुरुआत हमने देखी, यानी क्रॉल देखा, ना मिलने के नुकसान देखा, मिलने के फायदे देखे। क्या लगता है केएमसी हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे अभी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पढ़ना हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरीके से केएमसी मिलना भी हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एक बच्चे को केएमसी मिलना उसका राइट है। ठीक है, तो हर एक बच्चे को हमें केएमसी दिलाना है। फिर उसके बाद आ रहा है कि केएमसी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी केएमसी के तत्व क्या हैं जिसे हम ये कह पाए कि ये संपूर्ण केएमसी है। आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि केएमसी क्या है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक हाथी दिखाई दे रही है, उसमें 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति अंधे हैं और उनके आंख पे काली पट्टी बांधी गई है। और उन सभी व्यक्ति को यानी 6 व्यक्ति को हाथी का स्पर्श कराया जा रहा है। तो जिसने जिस पार्ट को टच किया उसने उस पार्ट के बारे में अपना अनुभव साझा किया। तो किसी ने उसके पूंछ को पकड़ा तो बोला कि ये रस्सी है, किसी ने कान को छुआ तो बोला ये पंखा है, किसी ने उसके पैर को छुआ तो बोला ये दीवार है। ठीक है, किसी ने उसके पैर को छुआ तो बोला कि ये एक पेड़ है, किसी ने उसके सूंड को पकड़ा तो बोला कि ये सांप है, किसी ने उसके दांत को छुआ तो बोला ये एक तो भाला है। यानी 6 वो व्यक्ति जो हाथी का एक संपूर्ण चित्रण होना चाहिए, सबने अपने अपने अनुभव के द्वारा उस हाथी के बारे में बताया, पर वास्तव में हाथी क्या है उसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी उसका संपूर्ण चित्रण किसी ने नहीं बताया। जिसके जो पार्ट टच किया उसके बारे में एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से हम आप सबकी समझ केएमसी को लेके अलग अलग है। ठीक है, पर वास्तव में डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वास्तव में केएमसी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, उसको हमने इस स्क्रीन पे रखा है। वो क्या है, स्वयं और आसपास के वातावरण की स्वच्छता रखते हुए सम्मानपूर्वक माँ की खुली छाती से बच्चे की खुली छाती को त्वचा से त्वचा संपर्क की स्थिति में लंबे समय तक रखना, साथ ही साथ समय समय पर पूर्ण आहार के रूप में सिर्फ माँ का दूध सही मात्रा में देना और समय समय पर शिशु और माँ के स्वास्थ्य का आकलन करना ही संपूर्ण केएमसी कहलाता है। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं, आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ पॉइंट को
हाईलाइट किया हुआ है, यानी उसका कलर चेंज किया हुआ है। तो जो है पहला क्या है, यानी स्वच्छता, सम्मान पूर्वक, त्वचा से त्वचा संपर्क, पूर्ण आहार, माँ और बच्चे का आकलन करना ही संपूर्ण केएमसी कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें से अगर एक भी तत्व छूटे तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्वालिटी केएमसी हम नहीं दिला पाए। ठीक है, अब इन पांचों कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब आता है कि केएमसी क्या है, यानी केएमसी के पांच तत्व क्या हैं। तो जो पहला हमारा कंपोनेंट्स है केएमसी का, वो है केएमसी पोजीशन। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट्स है केएमसी पोषण। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट्स है केएमसी स्वच्छता। चौथा हमारा कंपोनेंट्स है केएमसी मॉनिटरिंग। पांचवा जो हमारा कंपोनेंट्स है वो केएमसी सम्मान। ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि जो केएमसी है एक वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम कम वजन के शिशु, यानी जो लेस देन 2.5 केजी वाले बच्चे होते हैं, यानी इस नेचुरल विधि के द्वारा इस बच्चे की हम जान को बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि केएमसी पोजीशन क्या है। जो पहला कंपोनेंट्स है, केएमसी पोजीशन में रखने से पूर्व की तैयारी हम क्या करेंगे, यानी हम जहां पर माँ को केएमसी दिलाएंगे वहां पर क्या देखेंगे कि कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, बेड सही लगा होना चाहिए, प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें क्या ध्यान देना है, केएमसी पोजीशन में रखने का तरीका क्या होना चाहिए। आप लोग सभी लोगों को पता है कि फ्रॉग लाइक पोजीशन में, यानी चेस्ट के बीचों बीच में हम बच्चे को केएमसी पोजीशन में रखते हैं। गर्दन उसका एक साइड को टर्न होगा, ठुड्डी हल्की सी उठी हुई होगी ताकि उसका एयरवे क्लियर रहे, बच्चा आसानी से सांस ले पाए। पोजीशन ऐसी होगी कि आई टू आई कांटेक्ट हो, माँ बच्चे को आसानी से देख पाए और चूम पाए। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया हुआ है कि केएमसी पोजीशन में रखने की अवस्था क्या होती है। तो माँ तीन अवस्था में केएमसी दे सकती है। माँ केएमसी बेड पर लेट के केएमसी दे सकती है। दूसरा है माँ केएमसी चेयर पर बैठ के केएमसी दे सकती है। तीसरा क्या है कि माँ चलते फिरते घर का छोटा मोटा काम करते हुए भी केएमसी दे सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बुलेटरी केएमसी। क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी केएमसी। लगातार और लंबी अवधि तक केएमसी देने के लिए अन्य केएमसी प्रदाता की पहचान करना, यानी माँ के अलावा घर का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बच्चों को केएमसी दे सकता है। दादा दादी नाना नानी अड़ोसी पड़ोसी सभी केएमसी दे सकते हैं, बशर्ते कौन नहीं दे सकता है, हमें ये ध्यान देने की बात होती है जिससे स्किन से संबंधित कोई बीमारी हो या कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो, वो व्यक्ति केएमसी नहीं दे सकता है। बाकी सभी व्यक्ति केएमसी दे सकते हैं। फिर अब हमको इसमें ध्यान क्या देना है कि प्लीज कि गलतियां हमसे कहाँ कहाँ पे होती हैं, उसको हम लोग इस पोस्टर के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब इसमें देख रहे हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ पर होती है। तो पहला जो हम लोग पोस्टर में देख रहे हैं कि बच्चा त्वचा से त्वचा संपर्क तो है, बच्चे सही पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल बच्चा चेस्ट के नीचे है। पर बच्चे को कैसे रखना है, यानी चेस्ट के बीचों बीच में रखना है, जैसे इस पोस्टर्स में दिखाया गया है। शिशु को माँ की छाती पर मेढक के समान स्थिति में दोनों स्तनों के बीच रखें। शिशु का चेहरा एक साइड को टर्न होगा ताकि शिशु आसानी से सांस ले पाए। फिर दूसरे पोस्टर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल बेड सीधा सपाट है। अगर सीधा सपाट लेट के केएमसी दिला रहे हैं तो बच्चे की जान जाने का खतरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चा स्प्रेड कर जाता है। तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि सीधा सपाट लेटने की स्थिति में शिशु के सांस की नली में दूध जा सकता है, जिससे उसकी जान जा सकती है। माँ के सिरहाने यानी बेड की ऊंचाई जो होगी वो 45 एंगल डिग्री पे होगी। अगर 45 एंगल डिग्री नहीं समझ में आए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना आधा हाथ खुला हुआ बेड का सिरहाना होना चाहिए। फिर तीसरे वाले पोस्टर्स में हम देख रहे हैं कि बच्चा केएमसी पोजीशन में तो है बट कपड़े के ऊपर से लगा हुआ है। तो जो बच्चे को गर्माहट मिलनी चाहिए
बच्चे को गर्माहट नहीं मिल रही है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि शिशु को खुली छाती से, माँ की खुली छाती से त्वचा संपर्क में रखना है, ना कि कपड़े के ऊपर से रखना है। ठीक है। अब इसमें हमको एक चीज और क्या ध्यान देनी है कि केएमसी पोजीशन में माँ और बच्चे का पहनावा क्या होगा। तो माँ का क्या पहनावा होगा, फ्रंट ओपन गाउन होगी। अगर फ्रंट ओपन गाउन नहीं है तो माँ साड़ी ब्लाउज में भी केएमसी दे सकती है। फिर अब इसमें होगा कि बच्चे का पहनावा क्या होगा। तो बच्चे का जो पहनावा होगा मौसम के अनुसार होगा। गर्मी का मौसम है तो कॉटन कपड़े का हम इस्तेमाल करेंगे, और ठंडी का मौसम है तो हम वुलन कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। पर कपड़े क्या होंगे हमको उसको ध्यान देना है। बच्चे के लिए क्या होगा, पैर के लिए मोजा होगा, यानी डायपर होगा, दस्ताना होगा और कैप होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ये सबसे नाजुक वाला हिस्सा यानी पार्ट होता है, सबसे ज्यादा हीट लॉस यहीं से होता है बच्चे का। तो जब भी हम केएमसी दिलाएं हमें ये ध्यान रखें कि ये सभी पार्ट को ढक के रखना चाहिए, ताकि बच्चा हीट लॉस होने से बचे। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि क्या इसमें दिखाया गया, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि बच्चे का पहनावा। फिर इसमें क्या देख रहे हैं कि शिशु को जान बचाने के लिए हमें 24 घंटे में से 20 घंटे केएमसी दिलानी है। अब ये होगा कि 20 घंटे कैसे केएमसी दिलाएगी, तो हमें ये ध्यान देना है कि माँ के अलावा घर का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति यानी जो भी सरोगेट होगा उसके द्वारा भी हम उस बच्चे को केएमसी दिलाएंगे। जिस तरीके से हम दिन में केएमसी दिलाएंगे उसी तरीके से हम रात में भी इंश्योर करेंगे कि बच्चे को प्रॉपर केएमसी मिले। फिर अब हम लोग का दूसरा सेक्शन आता है, जो दूसरा कंपोनेंट्स है केएमसी पोषण। तो जो दूसरा है हमारा पोषण, ये क्यों जरूरी है। देखिए, केएमसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों जुड़वा भाई बहन है, एक के बिना एक अधूरा है। अगर सिर्फ आप प्रॉपर केएमसी करा रहे हो यानी गर्माहट दे रहे हो, बच्चे को सही टाइम पर सही तरीके से पोषण नहीं दे रहे हो, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। या सिर्फ आप दूध पिला रहे हो गर्माहट नहीं दे रहे हो, तो भी बच्चे का प्रॉपर वेट नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या ध्यान देना है कि दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, एक के बिना एक अधूरा है। ठीक। अब हम इसमें ध्यान देते हैं कि बच्चे के भूख के संकेत क्या क्या हैं। तो बच्चे के भूख के संकेत होते हैं 6, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं बच्चे का हंगर क्यूज। जो पहला है उसका भूख का संकेत यानी हंगर क्यूज, वो ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके अंगड़ाई लेगा। दूसरा क्या करेगा, गर्दन इधर उधर करके स्तन ढूंढेगा। तीसरा क्या करेगा कि बच्चा पूरा मुंह यानी अंगूठा चूसना शुरू करेगा। चौथा क्या करेगा कि बच्चा स्लाइबा यानी लार गिराएगा। पांचवा क्या करेगा, बच्चा साइड से ऐसे बार बार साइड से जीभ निकालेगा। फिर छठा क्या होता है कि बच्चा रोना शुरू करता है। हम वास्तव में जब रोना सुनते हैं तभी बोलते हैं कि बच्चा भूखा हो गया, बच्चे को दूध पिलाओ। पर हमें रोने देने का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही बच्चा हंगर क्यूज करे हमें तुरंत बच्चे को सही टाइम से सही तरीके से स्तनपान कराना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि बच्चा इनपुट लिया नहीं पर रो के अपना आउटपुट दिया, तो बच्चे का वजन बढ़ेगा कि घटेगा, बच्चे का वजन घटेगा। तो इसलिए हमें रोने देने का इंतजार नहीं करना है। अब इसमें जो दूसरा दिया हुआ पॉइंट स्तनपान का सही जुड़ाव क्या है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुड़ाव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये गुड अटैचमेंट, यानी सही से बच्चा लैच हो के माँ के ब्रस्ट से दूध पी रहा है। तो जो पहला होगा कि बच्चा बड़ा सा आ करके मुंह खोलेगा, काला वाला हिस्सा बच्चे के मुंह में होगा। ठीक। निचला होठ मुड़ा हुआ होगा बाहर को, और पूरा सील्ड यानी सी आकार में बच्चे का ब्रश से, माँ के ब्रश से बच्चे का पूरा सील्ड होगा। तो यानी इस तरीके से अटैच होके बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से सकिंग करके दूध पी पा रहा है। फिर इसमें दिया है कि हमसे गलतियां कहाँ कहाँ पे होती हैं, उसको हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो हम लोग उसको देखेंगे। अब इसमें दिया हुआ जो पहला आप देख रहे होंगे कि गलतियां सुधारें, वहां पर गाय भैंस का दूध दिख रहा है। तो हमें क्या देना है, शिशु को माँ के दूध के अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है, जो कि हम लोग आगे इसको सुने हैं और समझे हैं कि क्यों ऐसा।
फिर दूसरा क्या है इसमें पोस्टर्स में दिया हुआ है ऊपर कि बच्चा रो रहा है, पर नीचे उसका क्या दिया हुआ सही तरीका कि बच्चा जैसे ही भूख का संकेत दे उसे सही टाइम से पहचान कर तुरंत हमें बच्चे को दूध पिलाना है, इंतजार रोने का नहीं करना है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है थर्ड वाले में, जो गलतियां सुधारे वाले में दिया हुआ लास्ट का, कि बच्चा सिर्फ निप्पल चूस रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि निप्पल में दूध नहीं होता है। जब बच्चा सिर्फ निप्पल चूसता है तो चूसते चूसते थक जाता है, बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध भी नहीं मिलता है, बच्चे की एनर्जी जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर सो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि बच्चा दूध तो पी रहा है, बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को दूध ही मदर को पिलाने भर का दूध ही नहीं हो रहा है, पर हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो उसका लैच है वो प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड में। फिर इसमें दिया हुआ है, फिर वही दिया सेकंड वाला थर्ड वाला ही दिया हुआ नेपल में दूध नहीं होता है। फिर उसका फोर्थ वाला दिया हुआ है गिलास है, उसपे बहुत सारी मक्खियां लगी हुई हैं। इसका यही मतलब है कि अगर मदर स्तन से दूध नहीं पिला पा रही है, एक्सप्रेस मिल्क यानी हाथ से, हाँ जी किसी के हैंड रेज है प्लीज। जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। फिर इसमें लास्ट वाला दिया हुआ है कि हमें अगर मदर डायरेक्ट स्तन से दूध नहीं पिला पा रही है, स्तन बिल्कुल भरा हुआ है, टाइट है, तो हमें क्या करना चाहिए, यानी एक्सप्रेस यानी हाथ से मसाज करते हुए अपने हाथ को सी बनाते हुए कटोरी चम्मच में दूध निकाल के हमें क्या करना है, कटोरी चम्मच पहला डाइस से हमें बच्चे को दूध पिलाना है। दूध पिलाने से पहले हमें ये भी ध्यान देना है कि हम जब भी दूध निकाल रहे हैं हमारा हाथ साफ सुथरा हो, धुला होना चाहिए। जिस बर्तन में हम दूध निकाल रहे हैं यानी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान देना है कि वो भी कटोरी पहला डाई अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा कंपोनेंट्स आया कि केएमसी स्वच्छता, ये क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जैसे आपने देखा कि पहला आपने अच्छे से पोजीशन करा लिया, फिर आपने क्या किया, पोषण भी सही टाइम से सही तरीके से दिलाया। तीसरा कंपोनेंट्स है हमारा स्वच्छता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जब भी आप केएमसी दिलाएंगे या माँ के अलावा घर का कोई भी सदस्य बच्चे को केएमसी देगा तो नहा धो के साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करते हुए ही बच्चे को केएमसी देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये बच्चा अदर बच्चों के अपेक्षा बहुत वनरेबल यानी बहुत कम वजन का होता है और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कैच करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें, आप भी जैसे सिस्टर्स हैं हमारे या डॉक्टर्स हैं या स्टाफ्स हैं, हमको इंश्योर करना है कि आप बच्चे का कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, वजन लेने जा रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि हमें हैंड वॉश करके ही बच्चे को टच करें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन देने से बचे। ठीक है, फिर लिखा है कि किन किन अवसरों पर हाथ धोना जरूरी है। तो ये आप सभी लोगों को पता है कि डोज डब्ल्यूएचओ के 5 आर्म्स हैं, यानी पेशेंट्स होने से पहले, पेशेंट्स होने के बाद, प्रोसीजर करने से पहले, प्रोसीजर के बाद, या कोई सराउंडिंग एरिया आपसे टच हो जाती है या फ्लूइड कुछ टच हो जाता है तो हमें इंश्योर करना है कि हमें अपने हाथ धुले होने चाहिए। ठीक है, फिर अब इसके बाद लिखा हुआ है कि माँ और केएमसी दाता के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है इसमें हाइजीन में। तो हम पहले भी बताए कि अगर घर का कोई भी सदस्य बच्चे को केएमसी दे रहा है या टच कर रहा है तो उसे ये इंश्योर करना है कि वो साफ सुथरे नहा धो के कपड़े का प्रयोग करते हुए बच्चे को केएमसी देगा या हाथ धो के ही बच्चे को टच करेगा। ठीक है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे हाथों में बहुत छोटे छोटे से जर्म्स होते हैं जो अगर हम खुली आंखों से देखने की कोशिश करें तो शायद वो जर्म्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, पर हम इन्हीं हाथों से जर्म्स लेते हैं और एक दूसरे को फैलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इंश्योर करना है कि प्रोसीजर करने से पहले, प्रोसीजर करने के बाद हम खुद को भी स्वच्छ रखें और माँ बच्चे को भी स्वच्छ रखें। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक दूसरे से किस तरीके से जर्म्स हम लेते हैं और एक दूसरे को किस तरीके से फैलाते हैं।
फिर भी हमें कभी कभी नहीं लगता है कि हाथ धोना इतना इम्पोर्टेंस है। हम उसी हाथ से खा भी लेते हैं, उसी हाथ से पेशेंट को टच भी कर लेते हैं, उसी हाथ से बच्चे का भी वजन कर लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर अभी ऐसा क्यों कहा गया है, पोस्टर्स में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो लाउंज है यानी जो एमएनसयू है, एमएनसयू मदर मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, वहां पर हमें क्या ध्यान देखना है कि जो यूनिट है उसके अंदर हमको खाना, चाहे पानी, नाश्ता नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें चींटियां मक्खियां आएंगी और बच्चे को क्या करेंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे, बच्चे के लिए ये हार्मफुल होता है। फिर अब इसमें दिया हुआ है सेकंड कि इसमें 45 डिग्री पर सिरहाना तो है, माँ बच्चे को केएमसी तो दे रही है, पर इसमें और हमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि अगर माँ रात में केएमसी दे रही है तो बाइंडर विधि का प्रयोग करे, जिसको हम लोग बोल रहे थे एम्बुलेटरी केएमसी। तो एम्बुलेटरी केएमसी में क्या है कि माँ बाइंडर बांध के घर का छोटा मोटा काम करते हुए भी बच्चे को केएमसी दे सकती है, ठीक है। पर रात में क्या है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चा माँ के बगल में लेटा होता है। ऐसा क्यों होता है कि माँ को ये डर रहता है कि हम केएमसी पोजीशन में बच्चे को रखेंगे, नींद आई, अगर हम सो गए तो बच्चा नीचे गिर जाएगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है। अब उस माँ के डर को हमको कैसे खत्म करना है, तो क्या करना चाहिए, जब माँ रात में केएमसी दे रही है या दिन में केएमसी दे रही है तो हमें बाइंडर विधि का प्रयोग करना है। यानी बच्चा केएमसी पोजीशन में होगा और बच्चे को ऊपर से हमें रैप करके रखना है, जिससे माँ अच्छे से बच्चे को रात में भी केएमसी दे पाए। फिर हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि इस पोस्टर में आप लोग देख रहे होंगे कि माँ गहने पहनी हुई है, गले में पहनी हुई है, कान में पहनी हुई है। तो जब हम केएमसी पोजीशन कराने ले जाते हैं तो काउंसलिंग में हम ये सारी चीजें मदर को क्यों बताते हैं कि शिशु के संपर्क में अगर धागा आ रहा है, चुभने वाली नुकीली आभूषण आ रहे हैं, चाकू आ रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है, एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है जो बच्चे को इन्फेक्टेड करता है। इसलिए जब केएमसी पोजीशन हम कराते हैं तो हम मदर को बताते हैं हाथ में चूड़ी नहीं होनी चाहिए, माला नहीं पहनना होना चाहिए, कान में नहीं पहने होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये नुकसान यानी इन्फेक्शन देगा, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि माँ मदर जब आती है फैसिलिटी में तो अक्सर क्या करती है, चाकू लेके आती है, माचिस लेके आती है। तो ये इनके अंदर ये भ्रांतियां होती हैं कि बच्चे को भूत प्रेत ना पकड़े। बाकी अगर आप अपना कॉमन सेंस अगर लगाएं या समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि मदर तो खुद लोहे के बेड पे लेटी होती है, फिर बच्चों को कहाँ से भूत प्रेत पकड़ता है। पर होता क्या है कि जब बच्चा इस तरीके से पीठ के बल सोया होता है ना तो उसको ये लगता है कि उसका जो हाथ पैर है वो हवा में उड़ रहा है, तो बच्चा ऐसे झटकता है। तो फैमिली मेंबर को या घर वालों को क्या लगता है कि बच्चा डर रहा है, उसको भूत प्रेत पकड़ लिए। पर जो उसका वास्तविक पोजीशन होता है, यानी जो उसका इकोसिस्टम यानी बच्चे का जो घर यानी घरौंदा होता है, वो माँ का चेस्ट होता है। जब बच्चा केएमसी पोजीशन में होता है तो बच्चा सेफ एंड सिक्योर फील करता है। तो बच्चा क्या होता है, जब सेफ एंड सिक्योर फील होता है तो अपना हाथ पैर नहीं झटकता है। उसको ये पता है कि उसका इकोसिस्टम यानी इसका घर यानी घरौंदा माँ का छाती है। फिर उस बच्चे को अगर आप लेटा बच्चे को केएमसी पोजीशन से हटा के पीठ के बल लिटाते हैं तो सेम वो प्रक्रिया करना शुरू कर देगा, यानी उसमें वो सेफ अपने आप को महसूस नहीं करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा लाउंज है यानी केएमसी लाउंज है उसमें हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, कूड़ा नहीं फेंकना है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अक्सर करके देखेंगे कि हालांकि लाउंज के बाहर डस्टबिन रखी जाती है, पर अक्सर केएमसी में आप देखेंगे कि कोई मदर है, कुछ भी खाया दवा पानी है तो नीचे रख देते हैं या डायपर नीचे रख देते हैं। पर उसको ऐसा नहीं करना होता क्योंकि वो बच्चे का इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो इसलिए आप सभी जगह आप देखेंगे एमएनसी में कि आपका बायोमेडिकल बेस के लिए तुरंत जैसे आप एंट्री करेंगे काउंसल रूम के बाहर ही हम लोग इसको बनाया गया है डस्टबिन, ताकि वहां पर बच्चे का जो भी वेस्ट मटेरियल चाहे जो भी डायपर निकल रहा है या खाने का कचरा कुछ भी निकल रहा है या रैपर निकल रहे हैं दवा के, वो सब बाहर रखा जाए। फिर इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ कि हाथ तो धो ही मत, पर उसको
साड़ू के पल्लू से या साड़ी में पोंछ लिया, तो फिर उसका हाथ क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो हमें क्या करना है कि साबुन पानी से हाथ को धोने के बाद हमको इस तरीके से हवा में सुखाना है, ना कि तौलिए से पोंछ लेना है या दुपट्टा से पोंछ लेना है या साड़ी से पोंछ लेना है या सूट के ऊपर इस तरीके से करके सुखाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा हाथ फिर से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये रहा हमारा तीसरा कंपोनेंट्स। लास्ट जो हमारा कंपोनेंट्स आ रहा है केएमसी मॉनिटरिंग। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि हमने केएमसी कराया सही तरीके से, हमने पोषण कराया, हमने हाइजीन भी मेंटेन किया। तो जो चौथा कंपोनेंट्स है मॉनिटरिंग, यानी ये उसका आकलन है, यानी उसका गोल है कि हम क्या आउटकम निकाल पाए। तो जो पहला है इसमें मॉनिटरिंग में कि शिशु के वजन का आकलन करना, यानी हमें निर्धारित समय पर डेली बच्चे का वजन करना है। यानी अगर आज आपने वजन किया 5 बजे, तो सुबह भी आपको 5 बजे ही वजन करना है। यानी 24 घंटे में एक बार आपको बच्चे का वजन लेना है, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर तरीके से माँ केएमसी दिला रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये क्वेश्चंस मार्क है हमारे लिए कि या तो माँ दिन में हमारे डर से हमारे देखभाल में केएमसी तो दे रही है, दूध तो पिला रही है, पर रात में नहीं कर रही है, जिसके वजह से बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ कि शिशु के तापमान का आकलन करना क्यों इम्पोर्टेंस है। सभी जानते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा फीवर उसको हो रहा है तो भी हमें ये खतरे का संकेत दिख रहा है कि हो ना सके कि बच्चे को कहीं से इन्फेक्शन लग रहा है, जिससे बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या उसका टेम्परेचर लो हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है, बच्चों को प्रॉपर केएमसी नहीं मिल रही है। इसलिए हमें तापमान का भी आकलन करना इम्पोर्टेंस होता है, जिस तरीके से वजन इम्पोर्टेंस होता है। फिर इसमें दिया हुआ है कि खतरे के संकेत का आकलन करना क्यों जरूरी होता है। तो बच्चा सबसे ज्यादा माँ के टच में होता है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है हमसे और आपसे बेहतर माँ उसको समझ पाती है और देख पाती है। तो इसलिए जब केएमसी में आप बच्चे को दे रहे हैं माँ को, तो खतरे के संकेत के बारे में माँ को जरूर अवेयर कराएं, जरूर जागरूक करें, ताकि माँ अगर उसमें से कोई भी सिम्टम्स दिखता है उसको तो तुरंत आके आपको बताए और सही समय पर सही तरीके से उस बच्चे का इलाज हो पाए और बच्चे की हम जान को बचा पाए। अब इसमें आया कि ऐसे खतरे के संकेत क्या होते हैं, तो हम समझाने के लिए डॉक्टर सलमान सर हैं, हमेशा इसको समझाने के तरीके से रखते हैं कि खतरे के संकेत मदर को कैसे समझा पाओगे उसकी भाषा में, उसके तरीके से। तो पहला होता है नीला, पीला, ढीला। नीला का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि साइनोस हो रहा है बच्चा। ढीला का मतलब अभी तो बच्चा हरकत कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, दूध पी रहा था, पर बच्चा अभी बिल्कुल शांत हो गया है। पीला मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के शरीर पीला दिख रहे हैं, यानी जॉन्डिस की लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर इस चौथा और पांचवा क्या होता है खतरे के संकेत, ज्यादा बुखार, कम बुखार। ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या है छठा, यानी बच्चा को झटके आ रहे हैं, यानी कन्वल्जन्स आ रहे हैं, यानी ऐसे करके एक अपना हाथ ऐसे झटकता है या एक साइड को अपनी आंखें इस तरीके से टांग लेता है, तो हमें ये समझ आता है कि बच्चे को झटके आ रहे हैं। या बच्चा सांस बहुत खींच खींच के ले रहा है, हम कहते हैं ना इसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई है, बच्चा सही से सांस नहीं ले पा रहा है। ये सारे खतरे के संकेत हमें खुद समझते हुए मदर को हमें समझाना है उसके भाषा में, ताकि उसको समझ पाए। और अगर बच्चे में इस तरीके को कोई सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं तो पहचान करके वो तुरंत हमें बता पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि गलतियां सुधारें, यानी इसमें घड़ी लगी हुई देखिए आप, वजन मशीन दी हुआ है, पूछ रहा है कि दिन में एक बार वजन ले, 2 दिन के बाद वजन लें या 3 दिन के बाद वजन लें। तो हमने क्या क्या बताया कि शिशु का वजन निर्धारित समय पर लें, यानी 24 घंटे में एक बार बच्चे का वजन जरूर लें, ताकि आपको आउटकम पता चले।
फिर इसमें दूसरा जो गलतियां दिया हुआ है, इसमें देखिए पेपर्स लगा हुआ है, चेक्स बॉक्स लगा हुआ, पर इसमें कोई टिक ही नहीं है। पर हमें क्या करना है कि जैसे ही आप बच्चे का वजन ले रहे हैं, तुरंत हमें केसीट यानी बीएसटी पर बच्चे का वजन नोट कर देना है, ताकि आपको सही वजन पता चल पाए। फिर उसके बाद क्या लिए देख रहे हैं कि बच्चा अलग लेटा हुआ है और बच्चे का टेम्परेचर लिया जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि जहां तक संभव हो पाए केएमसी पोजीशन में ही बच्चे का हम टेम्परेचर ले। कुछ कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि जो केएमसी पोजीशन में रखते हुए ही हम कर सकते हैं, जैसे उसके शरीर का कलर देखना हो गया, रिस्पायरेशन देखना हो गया, टेम्परेचर देखना हो गया। ठीक है, ये सारे मदर के चेस्ट पर रखते हुए ही हम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संभव हो केएमसी पोजीशन में है बच्चे को रखें। अगर जरूरी ना हो तो बच्चे को हम माँ से दूर ना करें। ठीक है। फिर अब हमारा जो आ रहा है गलतियां सुधारे में, कि आप देख रहे होंगे दो नर्स बनी हैं, एक नर्स चेयर पे बैठी हुई है, दूसरी नर्स मदर को कुछ समझा रही है। इसका यही कहने का तात्पर्य है कि माँ जिस तरीके से दिन में केएमसी दे रही है, उसी तरीके से हमें माँ को रात के लिए भी काउंसलिंग करके केएमसी देने के लिए तैयार करना है। ठीक है। फिर लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है कि जब ड्यूटी हमारी चेंज होती है तो हमें बेड टू बेड जाके हैंड ओवर लेना चाहिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये स्लाइड में क्यों ऐसा लिखा गया है कि अक्सर हम ये फैसिलिटी में देखते हैं या देखते आते हैं कि बीएसटी से ही हैंडओवर टेक ओवर कर दिया जाता है, और प्रॉपर ये पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में इसकी मदर कौन है, सरोगेट कौन है, बच्चों को केएमसी कौन दे रहा है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसे केसेस हुई हैं कि मदर बाहर है, खाना खा रही है, घर का सदस्य महिला केएमसी दे रही है और सिस्टर आके उसको डांट के चली गई कि भाई सिर्फ सीने से लगा के रखना, दूध मत पिलाना। अब वो बेचारी चौंक जाती है कि हमारा तो दूध हो ही नहीं रहा, हम तो सिर्फ केएमसी दे रहे हैं। इसलिए इसमें यही कहने का मतलब है कि जब भी आप हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे हैं तो बेड साइड जाके करें, ताकि आप माँ और बच्चे की आकलन के बारे में भी सही तरीके से जान और पहचान पाए। फिर लास्ट में हमारा है मैटरनिटी केयर यानी रिस्पेक्टफुल केएमसी क्या है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम और आप सबका एक ह्यूमन राइट है क्या, सम्मान पाना। उसी तरीके से मदर का भी राइट्स है कि जब वो फैसिलिटी में आती है तो हम और आप सबको अपना ईश्वर यानी भगवान मानती है। जब वो डिलीवरी के लिए आती है तो हमें उसके बातों को समझना है, उसके रिस्पेक्ट देना है, हमें उसकी प्राइवेसी का ध्यान देना है। और कोई प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं तो हमें उससे कंसर्न यानी सहमति लेना भी उसका राइट्स है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मदर आपको सपोर्ट ही करेगी, डिनाई कभी नहीं करेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ही सोचिए। खुदा न खास्ता भगवान न करे कि अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, हम एक दिन की छुट्टी लेते हैं और जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स होते हैं हम उनके पास जाते हैं दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमको टाइम देते हैं, हमसे प्यार से बात करते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। जब हम दिखा के आते हैं तो हम कहते हैं यार वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं और हमारी बातों को समझते हैं, फिर उसके हिसाब से दवाई लिखते हैं। हम पढ़े लिखे लोग होके हर चीज जानते हुए भी हम एक सम्मान के भूखे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो हमारी कम्युनिटी से मदर आती है उसके लिए बिल्कुल ये अलग दुनिया है हॉस्पिटल। अगर हम उसको चिल्ला के बात करते हैं या डांट देते हैं तो वो डर सहम से जाती है। उसके मन में अगर कुछ भी ऐसा चल रहा होता है जद्दोजहद, वो हमसे साझा नहीं करती है और ना ही कहीं हमारी सपोर्ट करती है। तो हमको क्या लगता है कि अरे यार ये सपोर्ट ही नहीं कर रही है, फिर हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पर हमें इसको ध्यान देना है कि अगर हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं, उनके शब्दों में उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यार से, तो माँ हर स्थिति जो उसकी होती है वो सब हमसे साझा करती है।
साझा करती है तो हमें ये भी है कि उसका ट्रस्ट यानी गोपनीयता हमें बना के रखनी है, किसी के सामने हमें उजागर नहीं करनी है। फिर इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि अगर बच्चा या बच्ची रोती है तो एक यही कारण नहीं है कि सिर्फ भूख की वजह से रो रही है। उसके रोने देने को आप अनदेखा ना करिए, हम उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर ये क्यों रो रहा है। हो सकता है रोने के अलावा बच्चे को कोई और कॉम्प्लिकेशन है, या बच्चे को हो सकता है कोई डेंजर साइन हो रही है, और हम उसको छोड़ दे रहे हैं, बोले कि नहीं ये भूखा है ऐसे ही रो रहा है। पर हमें इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये है हमारा रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। हम इस पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, वो सब जगह यानी सीएल यानी कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब, जहाँ से हम हैं आप लोग के साथ आज बात कर रहे हैं, हम लोग एक कमरा चयनित करते हैं अलग से, यानी उसी अस्पताल में, और उस कमरे को एकदम वीआईपी तरीके से डिजाइन किया जाता है। क्यों? माँ उस कमरे में रुके, उस तरीके से यानी वीआईपी तरीके से अपने आप को फिल करे, और उस जिस तरीके से वो अनुभव कर रही उसी तरीके से वो बच्चे को केएमसी दे, यानी उसको रिस्पेक्ट मिले उस कमरे में। तो जो ये एमएनसीयू है यानी मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, हम उसको इस तरीके से समझते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं कि जो एमएनसीयू है ना वो एक स्कूल है, जो वहाँ के डॉक्टर स्टाफ जो है वो क्या है, टीचर है, मदर हमारी स्टूडेंट है। जिस तरीके से आप अपने मदर को अपने स्कूल में तैयार करेंगे यानी एमएनसीयू में तैयार करेंगे, उसी तरीके से मदर आपके घर पर भी जाके परफॉर्म करेगी। तो केएमसी सिर्फ अस्पताल तक ही उस बच्चे की जान बचाने के लिए निहित नहीं है, हमें केएमसी घर तक देने के लिए मदर को तैयार करना है। तो इसलिए जो एमएनसी लाउंज है डिजाइन किया गया है, तहाँ जहां पर माँ रुके, समझे, उसको काउंसलिंग किया जाए, उसको सम्मान पूर्वक बात की जाए, उसको प्राइवेसी मिले, और लंबे टाइम तक केएमसी जो विधि है उसको सीखे और घर पर भी जाके उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करे बच्चों को केएमसी देने के लिए। अब इसमें बहुत लोगों के सवाल आ रहे होंगे कि मैडम बता रही हैं कि यहाँ पर तो रिक्लाइनर चेयर होती है, रिक्लाइनर बेड होता है, बाइंडर होता है, घर पर वो किस तरीके से केएमसी दी जाएगी? चेयर तो नहीं होगी उसके घर पर, बेड तो नहीं होगा उसके घर पर, केएमसी कैसे दी जाएगी? लाउंज में यानी एमएनसू में सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं कि अगर घर पर चारपाई है तो किस तरीके से पीछे गद्दा तकिया लगा के वो केएमसी दे सकती है। हॉस्पिटल में बाइंडर है, घर पे बाइंडर नहीं है तो सूती साड़ी का प्रयोग करते हुए किस तरीके से बाइंडर बांध के बच्चे को केएमसी दे सकती है। ठीक है। घर पर थर्मामीटर नहीं है पर बच्चे को किस तरीके से टच करके वो समझ सकती है कि बच्चे को फीवर है कि नहीं। उस सारी प्रक्रिया एमएनसी यानी मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सिखाई जाती है, यानी माँ को घर के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट कंपोनेंट्स है वो है केएमसी चेन। जिस तरीके से हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में समझा, उसी तरीके से हमारा जो लास्ट है केएमसी चेन उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंस है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि एक ये जो चेन है बिल्कुल सर्कल में है यानी जुड़ा हुआ है, एक जो हमारा चेन है बीच में से ब्रेक है, तो यानी जो टूटा हुआ है वो हमारा मजबूत कड़ी नहीं है, जो जुड़ा हुआ है वो हमारा सबसे मजबूत कड़ी यानी अहम हिस्सा है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं आगे देखेंगे स्लाइड में। देखिए इसमें दिख रहा है कि जो केएमसी चैन है एक सुरक्षा कवच है जो लेबर रूम से स्थापित करते हैं, और जहां जहां पर यानी 5 जगह बच्चा जहां जाता है वहां पर इस केएमसी चैन को हम निरंतर बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे को माँ के निर्वस्त्र पेट पर रख दिया जाता है। ठीक, यानी बच्चे को वहीं से त्वचा संपर्क शुरू हो जाता है। इन केस बच्चा नहीं रोया है, बर्थ एस्फिक्सिया वाला है, बच्चे को एसेंसियो ले जाया जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि केएमसी चैन हमारी ब्रेक ना हो,
जब बच्चे को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर मदर नहीं। You're not audible. Ma'am, ma'am, you are not audible. आगे ओके। ओके मैम थैंक यू थैंक। फिर लास्ट में हम क्या देखते हैं कि केएमसी चैन हमें कहाँ पे बनाए रखना है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे ही बच्चा केएमसी यानी एमएनसी लाउंज में आता है, बच्चा स्टेबल हो जाता है, वहां पर भी हम केएमसी पर मदर को रखते हुए बच्चे को केएमसी देना शुरू करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये हमारा जो है पहला लाउंज 2016 में बना हुआ था अवंतीबाई में, यानी जहां पर अभी हमारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। तो ये है हमारा वीरांगना अवंतीबाई जहां पर लाउंज बना हुआ था। ठीक है, केएमसी लाउंज। फिर अब ये है हमारा बुलंदशहर का, जहां पर एमएनसीयू डेवलप किया गया था। अब इसमें अंतर क्या है कि लाउंज में सिर्फ बेड रखा गया था और मदर बच्चे को केएमसी देती थी, पर एमएनसीयू में क्या है, यानी मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, यानी माँ के साथ साथ बच्चे की भी देखभाल यहाँ पर की जाएगी। अब एमएनसीयू में क्या ऐसा और तब्दील हुआ, यानी देख रहे होंगे कि एक बेड रखा हुआ है, उसके बगल में वार्मर रखा हुआ है। तो यानी एमएनसीयू में क्या तब्दील हुआ कि जो बच्चा थोड़ा सिक है, यानी किसी बच्चे को फोटोथेरेपी चल रही है या बच्चे में कोई मेडिसिन लग रही है एमएनसीयू में, तो भी वो माँ के चेस्ट पे रखते हुए ही बच्चे को केएमसी देती रहेगी और बच्चे को मेडिसिन लगती रहेगी। अब आया कि फोटोथेरेपी का क्या मतलब है, यानी बच्चे को जॉइंडिस है तो पूरे 24/7 तो बच्चा नहीं रहेगा फोटोथेरेपी में, हर 2-2 घंटे के लिए रखा जाएगा। और जैसे ही बच्चा फोटोथेरेपी में है, माँ बेड पर लेटी हुई होगी, जैसे ही बच्चा फोटोथेरेपी से हटेगा वो तुरंत माँ के चेस्ट पे आएगा, वहीं पे फीड करेगा, वहीं पर बच्चा केएमसी लेगा। तो ये तब्दील हुआ है एमएनसीयू में। ठीक है, ये मतलब चेंजेज हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो हमारा है, हम बोले थे ना कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट में
बच्चे किसी कारणवश डिस्चार्ज होके जा रहा है या रेफर हो रहा है, तो भी हमें इंश्योर करना है कि उसका केएमसी चेन कहीं पर भी ब्रेक ना हो, वो त्वचा से त्वचा संपर्क कराते हुए ही रेफर हो या डिस्चार्ज होके जाए। ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि बच्चे की गर्माहट बनी रहे। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कोई बच्चा कहीं से डिस्चार्ज होके सॉरी रेफर होके आता है ना, तो हम लोग हड़बड़ी मचा देते हैं, जल्दी से वार्मर ऑन करो, जल्दी से वार्मर ऑन करो, बच्चे को तुरंत वार्मर के नीचे रखो। ऐसा क्यों कहते हैं या करते हैं? क्योंकि जब बच्चा आता है तो उस टाइम बिल्कुल ठंडा हो गया रहता है, तो ये हमारा डर बन जाता है कि कहीं बच्चा सरवाइव करेगा कि नहीं, क्योंकि बच्चा ठंडा हो गया है। ठीक। तब हम उसको बचाने के लिए हमने क्या किया कि हम लोग केएमसी विधि यानी केएमसी चेन का प्रयोग करना सिखाने लगे, बताने लगे कि बच्चे को त्वचा से त्वचा संपर्क कराते हुए रेफर करिए या डिस्चार्ज करिए, ताकि बच्चे की टेम्परेचर बना रहे, बच्चा संक्रमण होने से बचे। तो फिर ये कहाँ होने लगा? एम्बुलेंस में। फिर लास्ट में देखिए, यानी घर पे केएमसी कैसे देना है। तो हमारा जो एमएनसी है, लाउंज है, हम माँ को वहां पर तैयार करते हैं कि माँ घर पर किस तरीके से केएमसी देगी, जो आप यहाँ पर फोटो में भी देख रहे हैं कि माँ घर पे केएमसी दे रही है कैसे। ठीक है। फिर ये हमारा जो पूरे कंपोनेंट्स थे केएमसी के, वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप सभी लोग पूछ सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो या नहीं समझ में आएगा, तो फील फ्री होके आप लोग अपना फीडबैक भी इस पे देंगे। तो किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप लोग पूछिए। या कोई भी क्वेश्चंस हैं ऐसा, या सेशंस नहीं समझ में आए, वो भी आप पूछ सकते हैं कि इसको रिपीट कर दीजिए। मैम मेरा एक क्वेरी है। हाँ जी मैम। आप बता रहे थे जब जस्ट फॉलोइंग दी बर्थ है ना, बच्चा जैसे ही आउट होता है सेकंड स्टेज में, फिर आप यस उसको मैम। फीड करने के लिए मदर के एब्डोमेन पे क्रोल करके ले गए। वहां पे मैंने मिस कर दिया एक्चुअली। यस मैं कुछ मैम। आपकी बात सुन रही थी कि आपने कुछ बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड लगा होता है, ब्रेस्ट को क्लीन नहीं करते। आई जस्ट मिस दैट पॉइंट। आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से? हाँ जी। मीन्स क्यों क्लीन नहीं करना है मदर हाँ का मैम, ब्रेस्ट इसमें ऐसा? ये है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको बता रही हूँ मैम, कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन आई है, डॉक्टर सलमान सर जो सेशन ले रहे हैं एफबीएनसी में, उसमें यही बता रहे हैं कि जो एमनॉटिक फ्लूइड है उसमें बच्चा तैरता पलता बढ़ता है, तो जो वो स्मेल होती है उससे वो फैमिलियर होता है। हम्म। ठीक। और जब बच्चा माँ के पेट पे रख दिया जाता है, तो पूरे शरीर को सुखाया जाता है, ना कि रगड़ के छुड़ाया जाता है बनिस कैसियोसा को। ऐसा क्यों? जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, आप वीडियो में भी देखे होंगे, तो क्या कर रहा था कि बच्चा पूरा हाथ स्मेल मिल रही थी एमनॉटिक फ्लूइड की। फिर वो धीरे धीरे उस स्मेल को पहचानते हुए क्रॉल करके माँ के स्तन तक जा रहा है। स्तन सब जब जा रहा है मैम, तो क्या होता है कि स्तन में भी उसको वही स्मेल मिल रही है एमनॉटिक फ्लूइड की। अगर आप उसको रगड़ के धुल के छुड़ा दे रहे हो, तो जो हम कहते हैं ना अर्ली इनिशिएशन ब्रेस्ट फीडिंग का, हम वही खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अटैच ही नहीं हो पा रहा है, उसको वो स्मेल नहीं मिल पा रही है मैम। तो अटैच आप नहीं होता है, तो हम कहते हैं जब अटैच नहीं होता है तो उसको प्रॉपर दूध ही नहीं उतरता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ कि 3 दिन तक दूध ही नहीं मदर को उतरता है। पर जो नहीं, तो वो उसका जो अटैचमेंट है, amniotic फ्लूइड है वो बच्चे के पाम से पहुंच रहा है माँ तक, ऐसा रोल करना है, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं? क्योंकि मदर के मैम। ब्रेस्ट पे तो amniotic फ्लूइड लगा नहीं है। जब बेबी क्रॉल करके जा रहा है, दैट मीन्स उसके हाथ में जो लगा है पाम पे वो यस। ब्रेस्ट पे पहुंच रहा है, तो उसकी स्मेल से उसको अटैच कर रहा है, ऐसा आप कहना चाह रहे एक हो? तो इसका यही है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हाँ, ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसकी वजह से बच्चा जल्दी अटैचमेंट लेता है। अच्छा, वही मैंने सोचा इस पे स्टडी की जा सकती है, अगर इसको हटाने के बाद कितनी जल्दी अटैचमेंट होता है और लगाने के बाद कितनी अटैचमेंट होता है, तो वी कैन गो विद द डिफरेंस रिसर्च पेपर ऑल्सो कि इस पे कैसे यस। काम, ये इसीलिए मैं इसको समझना चाह रही थी, दिस आर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट
कि हम अगर वर्नेक्स सियोसा नहीं हटाते हैं बच्चे की बॉडी से, और सेम जस्ट फॉलोइंग द बर्थ मीन्स निकलने के बाद ही वजाइना के थ्रू ऊपर रख देते हैं, तो पूरा ही चिपचिपा रहता है ना, विसी पूरा लगा यस मैम। रहता है ऊपर। तो उस समय अटैचमेंट फास्ट है, या उसको रिमूव कर लेते हैं मदर से, उसको क्लीन करके लाते हैं अटैचमेंट करते हैं तब फास्ट है, तो डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ कैन बी असेस, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे इसमें क्वेरी मैम, की। यस, नहीं इसमें जैसे डॉक्टर बाब आए हुए थे यूएस से, जब हम लोग को वो सेशन दे रहे थे तो उसने ये करके दिखाया था मैम। हम लोग को ये नहीं लगता था कि बच्चा क्रॉल करता है, क्योंकि हम तो बिल्कुल मतलब हिल सा गए थे कि मतलब ये सीएससी में ले जाके हमको दिखा रही है। भगवान, अगर ये क्रॉल नहीं करेगा, सारे सिस्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो ये मतलब एक अजीब सी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो यूएस वगैरह में चलता होगा, हमारे इंडिया में तो भाई हमने नहीं देखा। पर हमने उसमें हम्म। वास्तव में मैम देखा कि जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड हुआ, वो निर्वस्त्र पेट पर बच्चे को रख दी मैम, और जितने उसके मतलब हाथ को छोड़ के पूरे चीज को सुखा दिया उसने, टैप टैप करके सिखा दिया। हाथ को हम्म। नहीं पूछा। फिर थोड़े देर के बाद बच्चा सुस्त रहा। 2-4 सेकंड के बाद मैम धीरे धीरे वो अपना पैर खींचना शुरू किया। थोड़े देर फिर रुका, फिर पैर खींच के ऊपर गया। फिर उसके बाद उसने थंब सकिंग शुरू किया, यानी उसको चूसना शुरू किया। जब चूसना शुरू किया, तब उसने फिर और तेजी से माँ के ब्रश तक बढ़ना शुरू किया। और उसने ब्रश को क्लीन नहीं करवाया, बोला कि ये एमनॉटिक फ्लूइड की स्मेल ब्रश में मिलती है बच्चे को, इसलिए हमको क्लीन नहीं कराना है। और तब हमने देखा मैम कि बहुत ही अच्छे से लैच होकर उसने दूध पिया। जो अच्छा। जीएचएम वाली वीडियो में भी यही बताया है मैम। ग्लोबल हम्म। हेल्थ मीडिया की जो वीडियो है मैम, सेम इसमें यही चीज दिया है। हाँ, तो तो इसलिए ये भी बताया जाता है कि इसको ब्रश को टेस्ट क्लीन किया जा नहीं करना सकता है। है। एक्चुअली एक तो एकदम इंडिया में मैम। तो टेस्ट नहीं हुआ है, इसको टेस्ट किया जा सकता है कि इस पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हैं कि ऐसा होता है, तो प्रूवन करने के एकदम लिए। मैम। ठीक है, तो इससे बिल्कुल रिलेटेड मैम। आपके पास में कुछ है तो आप जरूर शेयर करिएगा, हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि आप कोलोब्रेशन में कुछ करें इसके ऊपर। बट एट द एंड बिल्कुल मैम। आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, और अच्छा ही रहता है, हम तो इसको थर्ड फोर्थ टाइम देख रहे हैं। जो लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए अलग होगा, और वेल अपनी मदर टंग में रहता है तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ आया ही होगा। और आप तो खुद ही केएमसी इतने महीने दिए हैं अपने बच्चे को, यू आर दी रियल रियल एग्जाम्पल फॉर द केएमसी। सो थैंक यू सो मच फॉर दी बर्डन यू टुक ड्यूरिंग योर चाइल्ड इज स्लीपिंग। इस समय सो रहे हैं हन्नू महाराज, तो आप उस समय पढ़ा जी पा रहे मैम। हैं हम लोगों को। So thank you so much. If anyone is there from outsider, join. If have any question or any doubt, could have asked to Madam Seema. Other we will shift to Swanti to be vote of thanks, and we'll close the sessions. Thank you, ma'am. Thank you so much. मिलते हैं जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच मैम। मतलब कभी भी मैं आपसे मिलूं, दिन हो रात हो या किसी सेशन में या फिजिकल में मिलूं, आपकी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहती है और ऐसे ही आप हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे इंस्पायरेशनल आप हैं मैम। हम तो हाँ हाँ। हमेशा सोचते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हमने नहीं देखा था। बस मुझे कुछ छवि मतलब, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सब लोग करती हूँ, कि मुझे बहुत आपसे सीखने को मिलता है। आप मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं मैम। और इनफैक्ट मैं बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ, और मुझे हमेशा आपसे जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि थैंक काश मैं यू। कभी इस तरीके से आप खुश मैं बन पाऊँ मैम। तो आपका ये वैल्यूएबल यू आर फीडबैक मैम मेरे यू आर लिए मतलब इंटरनेशनल बहुत। ट्रेनर, आप क्यों आप भूल जाती है? आप भूल जाती हैं कि आप इंटरनेशनल मैम ट्रेनर है वो केएमसी की। वो तो है आपसे मैम, बट सभी जो सीख रहे आपका हैं। प्यार, जो आपका सपोर्ट मिलता है मैम, वो मतलब मेरे लिए तो एक सरताज होता है मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें इस तरीके से मौका देने के लिए, अपने साथ जुड़े रखने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, आई डोंट नो कहाँ तक ये सत्य हैं लेकिन थैंक यू सो मच, आप अप्रिशिएट करते हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं मिल करके काम करें। और इसलिए मैंने आज इसको पब्लिक में डाल दिया कि जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करे, क्योंकि केएमसी इज सच अ वंडरफुल। हम लोग खुद ही सोचते हैं ना केएमसी क्या छोटी सी चीज है, माँ से चिपका दो केएमसी हो गया। सो हाउ ये साइकोलॉजिकली अटैचमेंट, देखिए हम आपने सारे एस्पेक्ट बता दिए जो कि बुक में लिखे हुए हैं कि कैसे केएमसी कितने तरीके से कितने पार्ट से साइकोलॉजिकली अटैच्ड है। बट व्हाट हैपन हियर, जो अभी मैंने आपसे क्वेरी किया है, ये एक नया एस्पेक्ट है
कि ये जो हमारा अम्नियोटिक फ्लूइड के थ्रू हाउ द अटैचमेंट टुक्स प्लेस नीटली, ये एकदम नया है। तो मैं चाहूंगी कि इसको मैं जल्दी से जल्दी एक पेपर पब्लिश करके देखूं कि ये कहाँ तक है, और फिर जो हमारे बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं वो इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके अगर हमारे पास 10 भी सैंपल आ जाते हैं तो फिर हमको समझ में आएगा कि यस, ये अबे वो तो विदेश से आकर के उन्होंने आपको पढ़ा दिया, बट हमें भी तो उस पर एक रिसर्च कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, हाँ ऐसा होता है। सो एक ऑफ प्रूवन कोर्स होता मैम। है ना। तो हम लोग इस पे तो ये मैंने आपसे सीखा आज, ये बहुत ही अच्छी चीज थी। और इन बिटवीन मनीष आ जाता है, अभी भी आके मनीष खड़े हैं, तो कुछ क्वेरी चलती तो मेरा दिमाग बढ़ जाता है, मैं ऑफिस में बैठी हूँ, बट मेरे माइंड में था कि एट द एंड आई विल आस्क कि व्हाट वाज दैट, क्यों नहीं क्लीन करना है ब्रेस्ट। सो बिकॉज ऑफ द amniotic fluid। सो माय डियर को लर्नर्स, जितने लोग आज सुन रहे हैं, जितने लोग आज लर्न कर रहे हैं हम लोग के साथ में, आपने आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा कि एवरी पार्ट, जो भी पार्ट मदर अपने साथ बेबी के साथ में रिलीज कर रही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी ब्लड प्लेसेंटा में बचा है उसे हम रिवर्ट बैक करते हैं, जैसे जो भी थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे बताया कि BC1 cirrhosis, तो वो भी लगा हुआ है, तो वो हमारे मदर के ब्रेस्ट से बच्चे को अटैचमेंट में मदद करता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स यू कैन से कि हमको VC मिल रहा है मदर से टू गेट अ प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड द निपल, निपल एंड द माउथ ऑफ द न्यू बॉर्न। तो ये बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा, और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड इमोशनल बॉन्ड हो गया। सो थैंक यू सो मच सीमा मैडम फॉर गिव मी दिस क्यू कि हम इस पे कुछ और काम कर लें। And thank you all of you who have joined from outside to Samarpur today for such a wonderful cause that is Kangaroo Mother Care. And I hope that today you have learned a lot. And whatever the videos जो भी आपको दिखाए गए हैं, you have seen through Madam Seema as she's working with the cell. I think आपने सेल के बारे में बता दिया होगा। तो आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से सालों से KMC के ऊपर ही सिर्फ काम कर रहे हैं, है ना। और बड़ा बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, WHO के साथ काम कर रहे हैं, ICMR के साथ काम करते हैं, इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस रहते हैं। मैं काफी कुछ इनके बारे में जान रही हूँ क्योंकि हमारा इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हो चुका है। हमारे बच्चे इनके अंडर में इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं रिसर्च की। सो ये बहुत ही अच्छा है। और आज आप लोगों को कुछ नया चीजें देखने को मिली होगी। आपने देखा कि नर्स लेड क्लिनिक कैसे रन हो रहा है यूपी में, है ना। और उसको बनाने के लिए ये बाहर तक भी गई, दूसरे स्टेट्स में भी गए हैं जहां पर इन्होंने ये नर्सलेट बनाए हुए, क्लिनिक बनाए हुए, सिर्फ नर्सेस केवल केयर कर रही है। जो अभी हम मिडवाइफ की बात कर रहे थे, इस तरह हम कह सकते हैं कि हाउ वी आर वर्किंग टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सेक्टर्स बीइंग अ मिडवाइफ। सो वी आर द midwife, we are the midwife, we are the heroes of healthcare sectors. I said that we are the oxygen of healthcare sectors. We are bonding everyone together and taking the things on the place, and how we can improve the quality of the mother and newborn with the care of all the KMC or initiative of the exclusive breastfeeding and other things whatever she had taught and I have took in the morning. So please keep everything in your mind while you're working with the mother and child, or in the antenatal sector, or in the intrapartum time, either in the postnatal department or in the newborn care, wherever you're working. As a midwife, you need to keep all the points whatever you have learned today in your mind, and then you work and you will see what are the miracle you can do. As a you are such an angel being a midwife. You are such an angel on the earth without any visible wings. We have lots of wings, but that is not visible. So yes, be proud of ourselves. We need to be proud of ourselves as a midwife, and I am really proud of myself being a nurse. So thank you so much everyone to joining Samarpan on the such a way. I really request now to Swati madam for the vote of thanks, and from my side I really say once again thanks. Thank you everyone. Jai Hind from my side, because I'm closing from my side. Thank you so much. Very good evening to everyone. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this meaningful occasion of our virtual celebration of International Day of the Midwife. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected Principal Ma'am, Dr. Dipti Shukla Ma'am, Principal CNIPS, for sharing their valuable time, knowledge, and inspiring thoughts with us. Your insights have truly enriched this session and motivated us all. And now I would like to express our heartfelt gratitude to our special guest speaker for sharing their valuable time, knowledge, to Mrs. Seema Yadav ma'am, and sharing their valuable time, knowledge, and inspiring thoughts with us.
Your insights have truly enriched this session, motivate to all of us. I would like to say thanks to our respected faculty members and organizers for their continuous support, guidance, and for making this virtual event a great success. I would also like to thank all the participants who join us from different places. Your active presence and enthusiasm made this program lively and meaningful. Lastly, I would like to thank the technical team for ensuring a smooth and seamless virtual experience. With this, I conclude the vote of thanks. Thank you all once again for being a part of this wonderful event. Thank you so much. थैंक यू सो मच स्वाति मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अपना टाइम निकाला है इसके लिए और हमसे हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहे इस वर्कशॉप के लिए, तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू मैम, आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आपके सपोर्ट और सबसे इंस्पायर होके मैडम ने ये कर लिया। थैंक यू सो मच मैम for giving such a time, your precious time for us. मैम लीव करते हैं, हमें दूसरी मीटिंग में जाना है मैम, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you so much, ओके, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।